हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फ्यूचर में कभी एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं या इसका एग्जाम देने वाले हैं। देखो, आप जब भी किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ देखनी होती है। आप उस एग्जाम का पैटर्न देखते हो उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और उनके अंदर क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल क्या है। फिर आपको डिसाइड करना होता है कि आपको इसकी तैयारी करनी है कि नहीं करनी। मतलब आप एक जनरलाइज ऊपर ऊपर से देख के आप एक आइडिया लगा लेते हो कि हाँ, मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। एक अंदर से एक गट फीलिंग आने लगती है कि हाँ, इन चीज़ों को मैं समझ पाऊंगा या नहीं समझ पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत वीक होता है लेकिन उनकी जीके या बाकी सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। और उनका मैथ्स ऐसा होता है कि चाहे वो कितना भी वर्क कर ले मैथ्स पे, उनका मैथ्स इंप्रूव ही नहीं हो पाता या फिर उनकी स्पीड ही कभी इंप्रूव नहीं हो पाती। या फिर कुछ बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम इंग्लिश में होती है। तो बहुत क्विकली आप डिसाइड कर लो देख के कि हाँ, लगे कि हाँ चीजें समझ में आ रही है, इंप्रूवमेंट हो सकती है, गट फीलिंग आ रही है, तो इसकी तैयारी करो। अदरवाइज छोड़ दो, एसएससी सीजीएल को जाने दो। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स आप उनकी तैयारी करो या कुछ और करो लाइफ में। कुछ बड़ा करो, कुछ अलग करो, सीजीएल ही सब कुछ नहीं है। और बाकी बच्चे जिन्हें इसका पैटर्न देख के लगता है हाँ चीजें तो बड़ी आसान है, समझ में आ रही है, इनको मैं समझ लूंगा, तो मान के चलो आपके जैसे कम से कम 5-7 लाख तो और ऐसे बच्चे होंगे ही, जिन्हें लगता है कि हम इन चीजों को कर लूंगा, चीजें आसान दिखती हैं। और इनफैक्ट चीजें हैं भी आसान। इसका पेपर आप देखोगे जब, आपको बड़ा आसान सा लगेगा। वही 10th तक की तो चीजें आती हैं इसके अंदर। लेकिन इस आसान से पेपर को भी मुश्किल बना देता है अपना एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो। जब आप इसकी तैयारी कर रहे होते हो तो उस तैयारी के प्रोसेस के अंदर कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कितने बार अपन को डिप्रेशन सा फील होता है। मतलब एक अजीब सा प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर लगता है अपने को, या पेरेंट्स का प्रेशर लगता है, रिश्तेदारों का लगता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एसएससी का इतना खराब सा प्रोसेस है, 2-2 3-3 साल तक एग्जाम में ही खत्म नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो इस आसान से पेपर को भी बड़ा मुश्किल बना देती हैं। बट ट्रस्ट में, ये एक पार्ट है जर्नी का। जब भी आप तैयारी करते हो इसके, तो लगभग हर स्टूडेंट के साथ ये चीजें होती हैं। बस आप फोकस रहो अपनी तैयारी पे और बस लगे रहो। स्टार्टिंग के ही अपने 1-2 अटेम्प्ट्स में आप इसको निकाल दो। अगर आपने एक बार 3-4 साल इसमें लगा दिए ना, फिर डिप्रेशन सा फील होने लगता है, दूसरों के सिलेक्शन देख के जेलिसी फील होने लगती है, अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं हम, और बाकी की कसर दुनिया वाले पूरी कर देते हैं पूछ पूछ के कि भाई क्या हुआ आपके एग्जाम का। ठीक है। तो सारा खेल देखो इसके अंदर है 2 ही सब्जेक्ट्स का। मोटा मोटा खेल देखा जाए तो सारा खेल आपका मैथ्स और इंग्लिश का ही है। ठीक है। रीजनिंग और जीके बहुत थोड़ा सा पार्ट इसका कवर करती हैं, लेकिन स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले बात करते हैं मैथ्स और इंग्लिश की। ठीक है। तो मैथ्स और इंग्लिश ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं थी या जो इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं है, उन लोगों के लिए पेपर मुश्किल है। ठीक है। बहुत से बच्चे हैं, हर साल हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, या जो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए बच्चे थे वो इस एग्जाम को आराम से क्लियर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मैथ्स आती है वो 10th लेवल तक की आती है। अगर आपके पास 11th-12th में अगर मैथ्स नहीं थी तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं थी तो उससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये होता है जिस बच्चे के पास 11th-12th में मैथ्स थी या ग्रेजुएशन में मैथ्स थी, तो उसकी बस कैलकुलेशन की पावर या फिर उसके मैथ्स के साथ एक अटैचमेंट सी रहती है कि वो जब इस मैथ्स की तैयारी करेगा 10th तक वाली की, तो वो उन चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर पाएगा। अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं थी, तो अब आप वापस जाके 10th वाली मैथ करोगे तो शायद आपको चीज़ें थोड़ी स्लो समझ में आए, या फिर आप थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले पाओ उन चीज़ों में। तो बस यही है, बस उसको वो जो थोड़ा डिफरेंस है वो आप ऐसे पूरा कर लो। जिस बच्चे के पास मैथ्स थी वो अगर डेली 3 या 2.5 घंटे मैथ्स पढ़ रहा है, तो आप डेली 4 या 5 घंटे मैथ्स पढ़ लो, बस हो गए बराबर। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप मैथ्स थी या नहीं थी आपके पास। सेम थिंग इज विद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, कि भाई अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप 2 घंटे फालतू इंग्लिश पढ़ लो उनसे। ठीक है। चीजें तो लिमिटेड सी हैं, तो आप कर सकते हो कवर 6 महीने में उनको भी। तो इंग्लिश के लिए तो आप ये करो, आप किसी भी एक अच्छे टीचर, चाहे यूट्यूब पे हो या किसी ऐप पे हो या कोई पेड कोर्स हो, कोई भी एक अच्छे टीचर जो आपको समझ में आए, चाहे जयेश यादव सर हो या फिर गोपाल वर्मा सर हो, मतलब काफी सारे अच्छे अच्छे टीचर्स इंग्लिश के, जो भी आपको समझ में आए आप उनके सारे वीडियो लेक्चर्स देखो। ठीक है। अपने अच्छे से क्लास नोट्स बनाओ। और उसके बाद 3 किताबें, ठीक है, एक तो एमबी पब्लिकेशन, दूसरी आपकी केडी कैंपस वॉल्यूम 1, और तीसरी एसपी बख्शी। ये 3 बुक्स जो है इंग्लिश की, ये आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो कम से कम आई रिकमेंड कि आप इन 3 किताबों को 4-4 बार कर लो, फिर आपको मजा आने लगेगा। अगर 4-4 बार करने के बाद भी अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो एक एक बार और कर लो। ठीक है। अगर फिर भी नहीं है तो आप तब तक करते रहो इनको एक एक बार और, जब तक आपको मजा नहीं आने लगे। तो एक बार क्लास नोट्स हो गए आपके, और ये 3 किताबें, इनको बार बार इन्हीं को पढ़ते रहो, आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी। और मैथ्स की बात करें तो इसके अंदर 15-20 टॉपिक्स आ रही हैं, है ना। 5-6 टॉपिक आपके एडवांस के हैं, 10-12 अर्थमेटिक के हैं। तो इसके लिए भी आप यही करो, किसी भी एक अच्छे टीचर के, अच्छा टीचर मतलब जो आपको समझ में आने लगे। ठीक है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इंग्लिश मैथ्स के लिए या फिर इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर कौन है। ठीक है भाई, सारे टीचर बेस्ट है अपनी जगह। जो आपको समझ में आ जाए या जो आपको अच्छा लगने लगे या जिसकी चीजें आप जल्दी ग्रैब करने लगो, आपके लिए वही बेस्ट हो जाएगा। तो मैथ्स के लिए आप देख लो, अभिनय शर्मा सर का देख लो, गगन प्रताप सर हैं, चाहे उनका समझ में आए तो वो देख लो, रेमो सर हैं, शुभम जैन सर हैं। तो बहुत सारे आपको ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे, जिसका आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, आप उसकी वीडियो देखो। ठीक है। कोई कोर्स परचेज करना है वो कर लो, कोई बड़ी बात है नहीं, सस्ते सस्ते आजकल कोर्सेज मिलते हैं। तो मैथ्स के आप ऐसे ही अपने जो भी हैं, जो कोई नई चीज़ लगे उसको एक नोट डाउन कर लो अलग से कुछ भी।
उसके बाद मैथ्स के लिए आपको करना क्या है, किरण की आप किताब उठाओ। तो क्वेश्चंस आपको किरण वाले लगाने हैं, लेकिन सॉल्यूशंस किरण के नहीं, सॉल्यूशंस वो जो आपने क्लास में सीखे हैं। तो देखा है तो किरण की किताब इतनी मोटी है, ठीक है, वो देखने में इतनी मोटी है, बाकी भरी तो सॉल्यूशन से हुई है। क्वेश्चंस देखोगे तो फिर सिर्फ इतने ही है उसके अंदर, ठीक है। 10-12 हज़ार सवाल होंगे मुश्किल से किरण के अंदर। तो ये जो 10-12 हज़ार सवाल हैं, उनमें भी आप मेनली 2010 के बाद के, या मैं तो कहूँगा शायद आप कर सकते हो 2015 के बाद के भी, ठीक है। 2015 से लेके अब 20 तक के जितने भी पेपर्स आए हैं अब तक के, वो सारे के सारे आप 5 से बार कर लो, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश की थी 5 से बार, वैसे आपको मैथ्स करनी है 5 से बार। और बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालों के पीछे नहीं भागना होता है इसके अंदर। इस एसएससी के एग्जाम के अंदर चीज़ें हमेशा आसान ही आती हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है नहीं ये क्वेश्चन तो आसान है, इसको तो मैं क्या करूँ, ठीक है, ये तो पूछेगी नहीं एसएससी। तो जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन वायरल होते रहते हैं, फेसबुक पे हो गया या व्हाट्सअप पे हो गया, टेलीग्राम पे हो गया, ठीक है। हैवी हैवी क्वेश्चन जिनका कोई लेना देना नहीं है एग्जाम से, वो आपको वायरल होते हुए मिलेंगे। फिर बच्चे उसके अंदर फंस के बैठ जाते हैं, लगता है नहीं यार मेरी तो तैयारी नहीं है। अरे एसएससी पूछती नहीं यार वो क्वेश्चन, क्यों कर रहे हो, छोड़ो ना। आप सिर्फ वो करो जो एसएससी पूछती है, जो अब आज तक वो पूछती है, ये उसके आर बार के रेंज के जो क्वेश्चन आप वो उठा लो बाहर से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो मैथ्स में आपको बस स्पीड बढ़ानी है अपनी, कोई नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती इसमें, ठीक है। एक लिमिट तक ही नॉलेज मैटर करती है, उसके बाद स्पीड का खेल है सारा, ठीक है। नॉलेज धरी की धरी रह जाती है अगर सबका आपके पास स्पीड ना हो तो एग्जाम के अंदर। तो एक बार आइसोलेट हो जाओ थोड़ी सी दुनिया से, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा कट ऑफ कर लो समाज से, सोशल मीडिया से। एक बार फोन को टर्न ऑफ करके तो देखो, फोन का डाटा ऑफ करके रख दो, मतलब थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज करना कम कर दो। एक बार मतलब ट्राई तो करो, पढ़ के तो देखो, डेली 5-7 घंटे पढ़ो तो सही। न मजा आए तो कह देना, न आपको एक हफ्ते के बाद अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट होता लगे या मतलब चीजें समझ में आने लगे तो आप बता दो भाई। हर बच्चा बराबर नहीं है पढ़ाई में, कोई ऐसा है जो 2-3 घंटे पढ़ के निकाल देता है इस एग्जाम को, कोई 5-6 घंटे पढ़ के भी नहीं निकाल पाता, ठीक है। तो आप अपने आप को इवेल्युएट करो, आप देखो आपको कितना पढ़ने की जरूरत है, आप उतना ही पढ़ते रहो, ठीक है। ये मत देखो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो यार, अपना कैपेसिटी बढ़ाओ। एंड आई कैन अश्योर यू जब एग्जाम क्लियर होगा तो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, दैट इज ऑसम। और भाई साहब जिंदगी समझ आती है, आपको एक बार ये एग्जाम क्लियर करना है, जॉब ज्वाइन करनी है, उसके बाद अगले 25-30 साल तक गवर्नमेंट आपका ध्यान रखेगी। हर महीने के लास्ट वर्किंग डे पे सुबह सुबह आपके खाते में पैसे आ जाया करेंगे, जिसको आप सैलरी कहते हो। तो लाइफ टाइम आपको सैलरी मिलेगी, फिर आप जो मर्जी करो, अपना पैशन फॉलो करो, ट्रैवलिंग करो, ट्रिप्स बनाओ, शादी करो, घर बसाओ। कल को आप अपने बच्चों को खुद का एग्जाम्पल दे सकोगे, आपका बच्चा आपको देख के सोचेगा कि हाँ पापा ने कोई एग्जाम क्लियर किया था, तो मैं भी कुछ करूं बड़ा लाइफ में, कंपटीशन क्रैक करूं। मतलब आप कुछ भी ऐसा करो, जरूरी नहीं कि सीजीएल क्रैक करना, लाइफ में कुछ भी आप एक ऐसा काम तो करो जो उससे आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिले, और आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी आपको देख के इंस्पायर हो सके कि भाई आपने कुछ तो लाइफ में ऐसा किया था जिसमें मेहनत लगी थी और आपने वो चीज अचीव की। तो सीजीएल 2020 वाले एस्पिरेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड अभी काफी टफ टाइम चल रहा है, जैसे कोरोना पीरियड है, तो ये बात तो तय है कि अभी एग्जाम्स तो नहीं होने वाले हैं काफी टाइम तक। तो जब तक एग्जाम नहीं होते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। ये जो टाइम चल रहा है ये काफी खराब है, बट यकीन मानो ये भी एक दिन चला जाएगा। तो मेहनत करते रहो, अच्छे इंसान बने रहो, दुनिया को जरूरत है अच्छे इंसानों की। लोगों की मदद करो, कभी किसी का बुरा मत करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। तो चलिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।